वो नहीं गए कभी आज तक। वो पंचर जोड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पढ़े नहीं है। ये पढ़ने की बीमारी, पीएचडी की बीमारी आपको है, आप पढ़िए। टीकालाल टपड़ू भी सबसे ज्ञानी आदमी थे कश्मीरी पंडितों में, इतने ज्ञानी थे कोई सोच नहीं सकता है। उनके ज्ञान ने उनकी जान नहीं बचाई। गिरजा टिक्कू के साथ जो हुआ वो नहीं पता आपको, नीलकांत गंजू के साथ जो हुआ पता नहीं किसी को। ज्ञान अपनी जगह है, सिर्फ ज्ञानी होने से आप बचेंगे ऐसा नहीं होता। पागल कुत्तों की कोई जगह नहीं होती, कहीं भी मिलते हैं वो। उस वो ज्ञान से नहीं जाता कि आइए पागल कुत्ते आप काटेंगे तो आपको नुकसान होगा, आप उसे ज्ञान देने लगेंगे। वो जूते की भाषा समझता है, वो ज्ञान नहीं समझता। इसलिए हमने ज्ञानियों का कभी सम्मान नहीं किया। और ज्ञानी ये समझते थे कि भाई हम तो हैं ज्ञानी इसलिए सब कुछ ऐसा होगा, ऐसा हुआ नहीं। जिस नरसिम्हा राव को मैं भारतीय राजनीति का चाणक्य मानता हूं, उसके भाग्य देखिए, उसके जीवन में क्या लिखा था यह आपको पता नहीं है। कि दर्द है मुझे। उनके सेक्रेटरी नागपुर में रहते थे, उनकी देहांत हो गया, मुझे अच्छे से जानते थे। ऐसे लोगों की चर्चा जब नहीं समाज करता तो लोगों को लगता है कि यार देखो उस आदमी ने इतना किया, उसके बाद भी उसे कोई याद नहीं रखता, तो लोगों के अंदर निराशा होती है। अपने असली हीरोज को चुनिए। नरसिम्हा राव से बड़ा चाणक्य मैंने नहीं देखा। ऐसा करके गया है कि फसल उगी नहीं रही है। उस आदमी ने जो काम किया है नहीं पता है। आज उनके परिवार में कुछ लोग होंगे जो राजनीति में नहीं है, मुझे ये बात कहने में कोई झिझक नहीं होती है। और मैं शायद इसीलिए कहता हूं कि जो लोग उन लोगों के नजदीक हैं उनको पता होना चाहिए कि उसने क्या किया है। एक मीटिंग में 3 बड़े राष्ट्रवादी मिले, कंधे पे हाथ रखा। अपना मैसेज देने का सलीका अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर आपको राजनीति में जाने का कोई मतलब नहीं है। हंसते हंसाते उन्होंने बातचीत में कहा कि बिना तोड़े हुए भी तो राम मंदिर का कोई फैसला हो सकता है। एक आदमी की आंखों में चमक आई, यहां क्या आइडिया दिया है, और सब कुछ तय हो गया। और पहली बार अपने जीवन में अपने ओएसडी जो उनका बचपन से उनके साथ था, जो आंध्र प्रदेश में जब थे तब भी उनके साथ था, जब वो शिक्षा मंत्री रहे तब भी उनके साथ था, उससे पहली बार जीवन में बोले 6 दिसंबर 1992 को सुबह सुबह कि मैं पूजा करने जा रहा हूं, कोई फोन आए तो मुझे मत डिस्टर्ब करना। और जब पूजा अयोध्या में हो गई तो बाहर निकले तो उनके सेक्रेटरी ने बताया कि सर ऐसे ऐसे हो गया। बोले अच्छा, मीडिया आया हुआ है तो बोले बुलाओ मीडिया को। और मीडिया ने जैसे ही बोले बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। उन्हें क्या नहीं पता था, सब तो उनकी देखरेख में तय हुआ था। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, और ये पूना के वासियों के सामने इसलिए कह रहा हूं मैं, कि अपने जीते जी ये पता हो कि आने वाले लोग मुझे विलियन कहेंगे, गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे, मेरे बच्चों के ऊपर छींटाकशी करेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो जीवित रहते हुए राष्ट्र के लिए बड़ा काम करके जाते हैं, लेकिन ये जानते हुए कि इससे उनको समाज में कुछ नहीं मिलेगा। बदनामी में जीने भर की जिंदगी भर जब तक उनका नाम रहेगा उनको गालियां पड़ती रहेंगी। बहुत कम लोग होते हैं। और पूना वासियों को मैं इसलिए कह रहा हूं, आप उस शहर में रहते हैं जिस शहर में नाथूराम गॉडसे के परिवार के लोग रहते हैं। सब पता होगा उनको, लेकिन हम में से किसी में हिम्मत नहीं है कि हम अपने राष्ट्र के लिए क्या सही है उसको करने के लिए सीमाएं लांघ जाएं और आने वाले 100 साल तक लोग कहें बहुत बुरा आदमी था, बहुत बुरा आदमी था। लेकिन एक ना एक दिन लोगों को पता चलेगा कि ये बुरा तो आदमी था लेकिन यही ठीक था। ये बहुत मुश्किल काम होता है। हम हर काम ये करते हैं, हमारे जाने के बाद तस्वीरें लगें, हम पे विचार हो, हमको महान कहलाया जाए। सावरकर को जिन लोगों ने महान नहीं कहा, सावरकर आज भारत की संसद में लगे हुए हैं। सावरकर आज इस देश की राजनीति के केंद्र में है। उनका कोई दूर दूर तक वारिस नहीं लड़ रहा। जो सावरकर से दूर दूर तक नहीं जानते वही सावरकर पे बात कर रहे हैं। आज वो एक तरीके से वैचारिक रूप से जिंदा हो गए हैं। और माफ कीजिएगा, कभी कभी बाप अपने बेटे को नहीं पहचान पाता है, पड़ोसी बताते हैं। जिसको कह रहे हैं ना वो परेशान घूम रहा है, अगर वो 4 बार नाम न लेता तो सावरकर के ऊपर इस देश में बहस न चलती है। इसलिए शत्रु रखो, कुछ शत्रु अच्छे होते हैं, वो रोज आपको जगाते हैं।
और रोज आपसे कहते हैं मैं कह रहा हूं, तुम क्यों नहीं कह रहे? तो आज सावरकर का मैं मानता हूं, मेरे लिए सावरकर आज जिंदा हैं और भारत में हजारों करोड़ों शक्लों में वो इस समय मौजूद हैं। एक वैचारिक क्रांति के दौर से यह देश गुजर रहा है। अंबेडकर जिंदा हैं, सुभाष चंद्र बोस, जहां भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाले आदमी जो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में आया था, जॉर्ज पंजम, उसकी दिल्ली की सत्ता के केंद्र के ऊपर सबसे बड़ी मूर्ति लगी हुई थी। इस बीच में 68 में एक मूवमेंट चला और जॉर्ज पंजम की मूर्ति वहां से हटा दी गई। और देखिए उसके बाद 2 अटेम्प्ट हुए, एक अटेम्प्ट हमारे सामने हुआ और एक उससे पहले हुआ। उस इंडिया गेट पर जहां जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी, वहां 2 बार यह कोशिश की गई कि बापू की लगा दी जाए। अब क्लास देखिए, जिन्होंने कहा बापू की लगा दी जाए, उनकी खोपड़ी देखिए कैसे काम कर रही थी। बापू का नाम हुआ और जिस जगह मूर्तियां भारत में कहीं भी लगती हैं, खासतौर से जो सरकारी प्लेसेस हैं उस पर लगती हैं, उसकी पूरी पैमाइश होती है, उसकी पूरी डिजाइन होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब तय होती है। कांग्रेसी कितने समझदार हैं, बापू की मूर्ति लाए, बोले बन गई, अब लगनी चाहिए, लेके पहुंच गए इंडिया गेट, सरकार भी नहीं की। लेकिन कहते हैं कि अकल जो है वो फ्री में नहीं मिलती है, या ब्लड से भी नहीं आती, ऐसा भी नहीं। अब तो पता चली गया होगा आपको कि अकल का इससे कोई संबंध नहीं है। कांग्रेसियों ने चाटुकारिता में गांधी जी की इतनी बड़ी मूर्ति बना दी कि वो कैनोपी में आ ही नहीं रही थी। उस दिन ये प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया कि भाई अब तो इनकी आ नहीं रही। अब उसमें 2 एजेंडे हैं, गांधी जी के नाम पे लगाना था और उसके बाद में वो गांधी की जब नहीं लगी तो बोले चलिए इसमें इंदिरा गांधी की लगा देते हैं। अब इंदिरा गांधी की आगे जब हो गई तो लोग उठ के खड़े हो गए, इंदिरा गांधी की मूर्ति नहीं लगी। इसलिए मैं कह रहा हूं भाग देखिए, वो तब से खाली पड़ी थी। हम उस मुहिम के हिस्से थे 8 लोग, इसलिए उसकी बारीकियों का हमको अंदाजा है। हमने कोई कुछ नहीं कहा, डीक्लासिफाई कराए पेपर, मुहिम चलाई हमने और कहा कि अगर आप भारत के युवाओं के पुरुषार्थ को जगाना चाहते हैं, उस युवा को सच बताना चाहते हैं, आप ये 2 तथ्य उसके सामने रखिए। और उन्होंने रखे या नहीं रखे, उनकी मजबूरियां होंगी पद की, इसलिए उन पर सवाल लिया। हमने चौराहे ये कहा कि उन गुलाम भारत में, अखंड भारत में अगर देश का कोई पहला प्रधानमंत्री हुआ तो 21 अक्टूबर 1943 को, जिसने भारत में करेंसी चलाई, ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, रेडियो भी चलाया, करेंसी भी चलाई, और जब 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा, 43 की घटना है ये। विश्व के 9 देश, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इन देशों ने सुभाष चंद्र बोस की सरकार को मान्यता दी, प्रधानमंत्री को मान्यता दी, भारत की आजादी को मान्यता दी। लेकिन मैंने इसीलिए आपको वो किस्सा सुनाया कि जो आदमी अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए 15 में से 1 वोट नहीं ले पाया, दुर्भाग्य से वो देश का पहला प्रधानमंत्री, दूसरा, तीसरा, चौथा 19 साल तक रहा, और जिस आदमी ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, दुनिया के लोगों ने उसका लोहा माना, हमने उसे अपना हीरो नहीं बनाया। ये हम उस पाप की सजा भुगत रहे थे। अब आपको पता चल गया, और जब आपको पता चल गया तो सत्ता में बैठने वाले आदमी को पता चल गया कि इन्होंने मुझे सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा है। ये उसको अंदाजा है, तो सड़क वड़क तो बनाता रहता है, वो गडकरी जी को काम दे रखा उसने। उसको अंदाजा है इस बात का कि ये मुझे 700 साल के बाद दिल्ली की गद्दी पर शुद्ध सनातनी हिंदू के कारण बिठाया है, और इनसे मेरा ये कोई मामला नहीं है कि मैं किसी इस संविधान में कुछ अमेंडमेंट कर दूं और दूसरा संविधान ले आऊं और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दूं। उसने आपकी उस आत्मा को जगाने की कोशिश की, और इस वैचारिक क्रांति में इस सृष्टि ने हम जैसे पागलों को चुना, और सिर्फ अच्छी खासी ठीक ठाक जिंदगी जीने वाले लोग घर घर बेघर घूम रहे हैं।